हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और खास है क्योंकि आपके प्रत्येक की उत्पत्ति के संबंध में हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन आएगा। यानी अब जो मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ, यानी कहने का मतलब फर्स्ट यूनिट है अपनी। कौन सी यूनिट है? तो फर्स्ट यूनिट है। अब फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि सर हमारे ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर लीजिए। तो मैंने कहा था कि अगर आपकी फर्स्ट क्लास का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको आगे की कंटिन्यू क्लासेज और मिलेगी। और बिल्कुल उसी ध्यान में रखते हुए आपको ये क्लास मिल रही है क्योंकि आपका रेस्पॉन्स अच्छा था। फर्स्ट क्लास को आपने ये प्रूव कर दिया है कि सर हमें ज्योग्राफी की और क्लास चाहिए। तो बिल्कुल इसी कड़ी आपके लिए आज ये ज्योग्राफी की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं आपके सामने आपको नजर आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो इम्पोर्टेंट जो परिकल्पना दी गई है, जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय संकल्पना है उसी को हम देखने वाले हैं। और इसके संबंध में जो भी आपके कुछ डाउट होते हैं तो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हैं। लेकिन क्लास को एक चीज आप ध्यान रखें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहे क्योंकि आपको मैंने कहा हुआ है ये क्लास आपके सपोर्ट के लिए है, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग है। तो जितने ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा ये क्लास आपके लिए पॉजिटिव रिएक्शन के तौर पर आपको अलग अलग नई क्लासेज मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्लास को और ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते जाइएगा। ठीक है जी? ओके, तो थोड़ा क्लास को सेटअप कर दिया गया है और अब क्लास को थोड़ा शुरू कर रहे हैं। आपके कुछ डाउट है तो बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन क्लास को मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है जी? क्लास को शेयर जरूर करना है। चलो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है देन फटाफट से पूछ लीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है ज्वारीय संकल्पना, ज्वारीय संकल्पना क्या है, यानी इसके बारे में आपको अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो जिस प्रकार से चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में जो ज्वार उत्पन्न होता है उसी एक संकल्पना को हम यहाँ पर भी जोड़ के देखेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 5 है वो ड्राइंग की है और इसी से ये सिद्धांत है वो समझ में आएगा। और वैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ और साथ साथ में ये मैं चित्र जो बनाए हैं इसके जरिए भी आपके डाउट क्लियर करते जाऊंगा। तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, साउ चैट और प्रेजेंट जो भी है उन सभी का स्वागत है आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास के अंतर्गत। देखिए तो क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जेम्स जीन्स जो है ये ब्रिटिश विद्वान है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन्स, ठीक है ना। अब इन्होंने ये जो सिद्धांत है ना वो 1900 अगर बात करें 19 के आसपास ये सिद्धांत दिया था। कब दिया था? मतलब परिकल्पना, ये जो परिकल्पना है। ठीक है जी, वेलकम मनोज, हेलो जी। तो यहाँ पर बात करें तो ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन्स ने 1919 में ज्वारीय जो संकल्पना है वह प्रस्तुत की थी। तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन फिर बात करें कि 1929 के अंतर्गत जेफरी के द्वारा 1929 के अंतर्गत याद रखिएगा जेफरी के द्वारा इसी संकल्पना का संशोधन करके प्रस्तुत किया गया। इसी संकल्पना या हम कहें परिकल्पना, परिकल्पना का संशोधन रूप पेश किया, प्रस्तुत किया था। ओके, अभी देखो ये क्या है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो परिकल्पना है सबसे पहले किसने इस पर कहा है, यानी ज्वारीय संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की थी? तो जेम्स जीन्स ने की थी। लेकिन इसका एक संशोधित रूप है वह जेफरे ने 1919 में प्रस्तुत किया था। एक तो ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने चित्र भी समझा दिया। मैं पढ़ाते समय जब इधर इशारा करूं तो आपको समझ जाना है कि कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर समझाई है, लेकिन फोटो के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो ज्यादातर क्या है कि ज्योग्राफी में पता है आपको चित्र ज्यादा बनाने पड़ते हैं, चित्र के जरिए समझाना पड़ता है। तो अगर आप एग्जाम में जो बड़े प्रश्न आते हैं उसमें ड्राइंग चित्र बना के अगर आप समझाएंगे ना तो सबसे बढ़िया नंबर आएगा और सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये आप जरूर करेंगे। ठीक है जी? तो देखिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि भाई ये ज्वारीय संकल्पना क्या है। तो पहले हम बात करें कि प्रारंभ में अगर बात करते हैं सूर्य जो है,
प्रारंभ में देखो, प्रारंभ में जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर बात करें तो सूर्य गैस का एक बड़ा गोला था। सूर्य गैस का एक बड़ा गोला, मतलब पूरा एक गैस का गैसीय पिंड कह सकते हैं, बड़ा एक गैसीय पिंड था तथा सूर्य के साथ ब्रह्मांड में दूसरा एक विशालकाय तारा था तथा ब्रह्मांड में दूसरा विशालकाय तारा था। ओके, ये निहारिका कह सकते हैं। तो अब यहां पर ये होता है कि जब एक जगह पे दो चीजें होती है तो कुछ चीजों में बदलाव तो हो गई। तो शुरुआती फर्स्ट स्टेप में क्या बताया कि प्रारंभिक सूर्य गैस के गोले के रूप में था और उसी ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा भी वहां मौजूद था। क्या था? बड़ा तारा मौजूद था। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेप के रूप में अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर जैसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया कि सूर्य और एक बड़ा तारा। ठीक है, पहला स्टेप। आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र के तट पर ज्वार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ज्वार उत्पन्न होता है। तो इसी को इन वैज्ञानिकों ने समानता बताते हुए ये जो परिकल्पना है उसको मतलब विधिवत रूप में स्थापित करने की कोशिश करी। तो यहां पर ध्यान रखें कि जिस प्रकार चंद्रमा का भी जैसे मैं उदाहरण दिया कि चंद्रमा के द्वारा समुद्र जल के तट पर ज्वार उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? ज्वार उत्पन्न होते हैं। इसी को वैज्ञानिकों ने समानता बतलाकर, वैज्ञानिकों ने क्या कहे कि समानता बताई कि देखो भाई, अगर चंद्रमा के एक प्रभाव से समुद्र में ज्वार उत्पन्न हो सकता है तो यहां पर चीज ऐसी हो सकती है क्योंकि दोनों के मध्य कहीं ना कहीं संबंध है। या तो गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो यहां पर बताया, तो इस सिद्धांत को मतलब बतलाकर, समानता बतलाकर सिद्धांत को आगे बढ़ाया उन्होंने। क्या बढ़ाया? सिद्धांत को आगे बढ़ाया। फटाफट नोट करते जाइएगा, मैं पूरा विधिवत तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर एक विशाल तारा वर्तमान सूर्य के पास से गुजरने लगा। जब सूर्य था और तारा अपने सूर्य के पास ये तारा जब गुजरने लगा तो आपको पता है ना कि अट्रैक्शन हो सकता है। और लेकिन यहां पर एक थोड़ा अलग वे पर अगर मैं बताऊं थर्ड स्टेप में, या यहीं पे कहें कि जब सूर्य के पास से चंद्रमा गुजरने लगा। ठीक है, तो पूरा मैंने समझाऊं क्योंकि थ्योरी बेस है तो पूरा तो बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में, लेकिन आपको समझाना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं सब वो भी करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, अगर सीधी बात करें तो जब सूर्य के पास से तारा गुजरने लगा तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तारे के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, खींचने की शक्ति होता है ना, जैसे हम पृथ्वी से उछलते हैं तो वहां पे नीचे आते हैं क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो जब सूर्य जो गोले की तरह का था, लेकिन तारा जब इसके पास से गुजरने की और जा रहा था, यानी अपना गंतव्य स्थान की ओर तारा जब गुजर रहा था तो वो सूर्य के पास से होके जाने वाला था। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि तारे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और तारे में इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? सूर्य में ज्वार उत्पन्न होता है। सूर्य में ज्वार उत्पन्न होता है तथा ज्वार उत्पन्न होता है तथा उससे पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक सिंपल सी थ्योरी है और सिंपल सा एक सिद्धांत है जिसको हम बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करें कि जैसे जैसे
सूर्य के पास वो जो बड़ा तारा जो आता है, वैसे वैसे वो उसके प्रभाव और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सूर्य के अंदर से ज्वार उत्पन्न होता है और ज्वार उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे उसमें से पदार्थ बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? पदार्थ। निहारिका के तौर पर हम कहें तो यहाँ पर पदार्थ बाहर निकलने की कोशिश करता है। देखो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे सूर्य के वो पास आता है और एक वो पॉइंट होता है कि जब सूर्य के एकदम नजदीक से वो तारा गुजरता है तो उस समय पदार्थ ज्यादा निकलता है। उस सूर्य से एक पदार्थ है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है और जैसे जैसे वो तारा दूर चला जाता है तो सूर्य के अंदर से निकलने वाला जो पदार्थ है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से सूर्य के पास तारा आने से उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से बाहर निकलते हैं पदार्थ ज्वार के द्वारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो सूर्य और तारे के बीच की दूरी जब कम होने लगती है तो पदार्थ कम निकलता है, लेकिन अंत में हम बात करें तो तारा अपने गंतव्य स्थान पर चला जाता है। तारा जैसे आया था फिर तारा अपने गंतव्य स्थान पर चला जाता है। देखो यहाँ पर मैंने तारा नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि तारा अपनी जगह पे वो तो यानी तारा तो चला जाता है, लेकिन चंद्रमा की जो सूर्य की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव हो जाता है। तो अब क्या चीजें होती है, देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है। देखिए इसके बाद हम बात करें सिंपल तरह से, अगर सीधे पॉइंट टू पॉइंट चलें तो यहाँ पर एक चीज और नोट करना है। ठीक है, अब होता क्या है कि वो तो निकल जाता, तारा निकल जाता है। अब निकलने के बाद एक ऐसा गैसीय बादल बनता है सूर्य की ओर। क्या बनता है? गैसीय बादल बनता है। ठीक है, जब गैसीय बादल बनता है और तारा है वो जो पास से निकल जाता है, तो थर्ड स्टेप के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो फिर क्या होता है कि जो सूर्य के अंदर से जो ज्वार के तौर पर जब ज्वार आया था उस समय जो पदार्थ बाहर निकला था, क्या निकला था? पदार्थ बाहर निकला था। तो उस समय एकाएक एकाएक गुरुत्वाकर्षण बल एवं सूर्य के अपकेंद्रीय बल से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि भाई ये एक सूर्य है। अब सूर्य के अंदर से जो पदार्थ है वो बाहर निकलता है, ठीक है ना, तारे के प्रभाव से। लेकिन एकाएक गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के अंदर और अपकेंद्रीय बल के द्वारा फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में बताएं तो वो सूर्य के अंदर से जो बाहर निकलती है, जो मतलब पदार्थ बाहर निकलता है, वो अचानक से सूर्य से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे अलग हो जाता है जो सूर्य से निकला पदार्थ है। अब न तो वो तारे के साथ साथ चला जाता है और न ही सूर्य के पास। क्यों? क्योंकि मतलब सूर्य से टूट के बिखर के वो जो पदार्थ है बाहर तो निकल जाता है, सूर्य से अलग हो जाता है, लेकिन नए तारे के साथ नहीं जा पाता है, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सूर्य के अपकेंद्रीय बल के द्वारा वह जो सूर्य से निकला पदार्थ सूर्य से टूट तो जाता है, लेकिन वह इसके चारों ओर पे चक्कर लगाना शुरू कर देता है। सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण तारे के साथ में जाकर जो पिंड है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य से निकला पदार्थ सूर्य से अलग होकर इसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। देख रहे हैं आप, चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि थर्ड पॉइंट आया, थर्ड पॉइंट में बता रहा हूँ कि अब क्या हो रहा है। यानी सूर्य के पास गैस है और गैस के अंतर्गत 4 पॉइंट में देखिए, 4 पॉइंट में क्या होता है कि अगर बात करें तो जब निकलता है पदार्थ तो इस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से होता है, मतलब खिंचाव होता है ना। तो खिंचाव होता है तो कैसे होता है? कोई भी चीज खींचते हैं तो आगे मतलब आगे और पीछे हैं वो बहुत ही सपटी होते हैं, पतरी, मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि इस प्रकार से होता है और बीच में थोड़ा उबाहर होता है। तो इस प्रकार से
ये जो है वो निकलता है पदार्थ तो इस प्रकार की आकृति होती है। लेकिन धीरे-धीरे फिर क्या होता है कि सूर्य के आस-पास ये गैसीय गोला चक्कर लगाता है और कुछ समय अंतराल के बाद ये ठंडा होता है, तो इसमें टूट के, बिखर के छोटे-छोटे ग्रह और जिसका आकार बड़ा होता है वो बड़े ग्रह के रूप में निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से देखिए कोई भी चीज़ होती है जैसे हम मान के कोई गरम-गरम कोई चीज़ करें तो उसके बाद ठंडा होने के बाद वो सटकती है कि नहीं सटकती है? जैसे लोहा है, लोहे को पिघलाते हैं तो किस प्रकार से लिक्विड होता है। लेकिन जैसे ठंडा होता है अगर वो सही ढाल में नहीं है तो वो सटकेगा, टूटेगा, बिखरेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर होती है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो ध्यान दें कालांतर में ज्वार है वो ठंडा हो जाता है। कालांतर में ज्वार ठंडा होता है और ये भी मैंने समझा है कि ज्वार जब ठंडा होता है तो ठंडा होने पर वो सिकुड़ता है। सिकुड़ता नहीं मतलब धीरे-धीरे वो सिकुड़ने की ओर आ जाता है जो फैला था, जो सूर्य से निकला था पदार्थ वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के बाद वह सिगार और फिलामेंट के रूप में जिसमें दोनों पतले सिरे के रूप में नजर आता है। एक सिगार या फिलामेंट जो मैंने कल की क्लास में समझा था रूप में बनता है और कैसे बनता है जस्ट मैंने बताया ऐसे जिसका आगे और पीछे वाला सिरा बहुत ही पतला होता है अंदर वाला उबार होता है तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो फिलामेंट है के रूप में वो बन जाता है समझ में आ गया अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे ये तो आपने नोट कर लिया चलो आगे देखते हैं फिर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों अगर सीधे सीधे बात करें तो टूट फिर इसके टूटने से निकले जो किनारे भाग है वो छोटे छोटे ग्रह के रूप में बनते हैं मतलब जो शुरुआत में ये इस प्रकार से कनेक्शन हुआ था और सूर्य से एक कुछ पदार्थ निकला था और निकलने के बाद धीरे धीरे वो सूर्य के चक्कर लगा रहा था और वो पदार्थ कैसा था वो पदार्थ एक तरह से पूंछ की तरह था मान लीजिए ऐसे ठीक है तो अब जब ठंडा होता है तो जो यहाँ के छोटे छोटे कॉर्नर थे यहाँ से तो छोटे छोटे ग्रह बनते हैं पतले सिरे से पतले सिरे से अगर बात करें पतले सिरे से छोटे ग्रह बनते हैं छोटे ग्रह बनते हैं और जो बीच वाला ये बड़ा एरिया होता है क्योंकि ठंडा होता है तो फिर ये बिखरेगा टूटेगा ना तो इस प्रकार से बीच का जो एरिया होता है उससे बड़े ग्रहों का निर्माण होता है बड़ी ग्रहों का निर्माण होता है प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस प्रकार से यहाँ पर 4 स्टेप में आते फिर ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते वो तो आपको मैंने बताया कि सूर्य अपकेंद्रम बल और गुरुत्वाकर्षण करके बाद और फिर जिस प्रकार से ये जो पास जो बह रहे थे पदार्थ वो ठंडा होता है तो इस प्रकार से वो सिकुड़ना सटकना होता है इस प्रकार से छोटे छोटे जो कॉर्नर साइड से होते हैं वो छोटे ग्रह बनते हैं और बीच वाले जो एरिया जो बड़ा उभार वाला होता है उससे बड़े ग्रहों का निर्माण होता है और इस प्रकार के वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जब वो जो पदार्थ से बिखर के अलग अलग ग्रह बनते हैं तो कोई बड़ा ग्रह बनता है कोई छोटा ग्रह बनता है इस प्रकार से उन ग्रहों में एक ग्रह के रूप में पृथ्वी का भी निर्माण होता है यह सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति बनता है साउ जाट बिल्कुल सही है देखिए बड़े छोटे ग्रह आपको ये समझ में तो आया ना पूरा का पूरा सिद्धांत मैंने एज एक मूवी की तरह बताया कि कैसे एक शुरुआत होती है और हम कहां तक पहुंचे यानी पूरी तरह से अपने जो ये भाई साहब है जैसे बात करें जेम्स जेन्स की तो उनके सिद्धांत को मैंने एक तरह से फोटो के यानी चित्र के जरिए और मेरे द्वारा समझाई गई प्रक्रिया के जरिए पूरी तरह समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए ये मूवी की तरह कि भाई कैसे हो रहा था शुरुआत में क्या हुआ और बाद में क्या हुआ ठीक है यहाँ पर सिंपल सी ध्यान रखें तो एक हीरो और एक विलन है एक हीरो है और एक विलन है इन दोनों के लड़ाई और चक्कर में एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट होता है एक सूर्य का सौर परिवार का निर्माण होता है और जिसमें छोटे और बड़े ग्रह का निर्माण होता है तो प्यारे विद्यार्थी यहां तक आपको ये चीजें कहते ना एकदम से क्लियरली समझ में आ गई होगी मेरा ये मानना है आगे बात करें तो जेपरे का मानना है कि सूर्य के तारे के टूट से टकराने से उसका कुछ भाग सटकर दूर और ठंडा हो गया और ग्रह का निर्माण हो गया तो ये था मेरे सबसे इंपोर्टेंट तौर से समझाने का तरीका कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं
पदार्थ से पतले सिरे या हम कहें फिलामेंट, फिलामेंट से छोटे एवं बड़े भाग से बड़े ग्रहों का निर्माण होता है, बड़े ग्रहों का निर्माण होता है। यहां तक समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम आपको इस सिद्धांत के बारे में तो समझा दिया, यस, इस सिद्धांत के बारे में बिल्कुल समझा दिया कि भाई जेम्स इंस का ज्वारीय सिद्धांत क्या है, वो चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। और यहाँ पर कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। बस ये सिंपल ध्यान रखिएगा कि कोई गर्म चीज होती है, जब ठंडी होती है और सही शेप में नहीं होती, वो सटकती है, मतलब तो इस प्रकार से जो बड़ा इच्छा होता है उसी बड़ा ग्रह बनता है, और जो छोटा इच्छा होता है उसे छोटे छोटे ग्रह बनते हैं। तो इस प्रकार से फिर वो सूर्य के आकर्षण से उसके आसपास ही घूमते रहते हैं और एक लय के रूप में छोटे बड़े ग्रहों का निर्माण होता है। इस प्रकार से उसमें पृथ्वी की भी उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत के क्या गुण हैं। ओके, तो अब जो एग्जाम में, देखो एग्जाम में बड़ा प्रश्न आएगा कि ये ज्वारीय संकल्पना जो है ये क्या है, इसके गुण क्या है, और इस सिद्धांत, इस परिकल्पना की आलोचना क्या है, कमियां क्या है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो यहां तक तो मैंने आपको ये सिद्धांत समझाया था और समझ में आ गया होगा ये परिकल्पना। चलो आगे बात करते हैं। गुण, इस परिकल्पना के गुण की बात करें, क्वालिटीज की बात करें, किसकी बात करें, क्वालिटीज की। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि इस परिकल्पना से हमें सबसे पहले एक चीज के बारे में तो स्पष्टता हो गया कि ग्रहों का आकार कैसा हुआ, ग्रहों का आकार। तो हमें ग्रहों के आकार को समझने में मदद मिली कि किस प्रकार से ग्रह छोटे और बड़े हुए ग्रहों का आकार है, वो हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। तो विशालकाय तारे की ज्वारीय शक्ति से उत्पन्न सिगार के समान बीज से मोटा और सिरों से पतला होता है, जिस प्रकार से अभी मैंने समझाया था ये। तो इस प्रकार से साइड वाले कॉर्नर से छोटे छोटे ग्रह बने, और जब मतलब ठंडा हुआ ना, तो ठंडे होने के बाद ये पदार्थ सटकता है, टूटता है, बिखरता है। तो इस प्रकार से इसी छोटे छोटे कॉर्नर से छोटे छोटे ग्रह बने, ठीक है, और बड़े कॉर्नर से बड़ी बड़ी ग्रहों का निर्माण हो गया, फिर छोटा का। इस प्रकार से ये ग्रह छोटे और बड़े बन गए, ये हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। अतः ग्रह के आकार का प्रश्न अधिक उत्तम तरीके से समझने में कि ग्रह के आकार में छोटे बड़े एक समान ग्रह क्यों नहीं है, कोई ग्रह बड़ा है कोई छोटा है क्यों, तो इसको समझने के लिए ये संकल्पना काम आई। ग्रहों के आकार को समझने में यह संकल्पना उपयोगी है। संकल्पना क्या है, उपयोगी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ में आ गया। सर जी इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लाइए। हाँ दिवांशी जी, ये हाँ हम कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, ठीक है जी, कोशिश करेंगे इसके लिए पूरी। चलो आगे बात करते हैं। यहां तक इसका पहला तो इंपॉर्टेंट था ग्रहों के आकार को समझना, ठीक है। दूसरा, जैसे यहाँ पर बात करते, तो इस सिद्धांत के जरिए अधिक छोटे और बड़े ग्रहों के होने का अनुमान हमें पता लगता है, और ये भी पता लगता है पृथ्वी को ध्रुव अवस्था से होकर गुजरना पड़ा था। तो इसलिए इसकी एक जानकारी मिलती है, पृथ्वी प्रारंभ में ध्रुव के रूप में रही है। अभी कैसे, क्योंकि जिस प्रकार से आज के समय नए नए तरीके से खोज हो रही है, या हम बात करें कि भौतिक जो नए नए प्रमाण हमारे सामने आ रहे हैं, इससे हमें ये साक्ष्य के रूप में पता लग रहा है कि शुरुआत में पृथ्वी द्रव गोले के रूप में रही थी, और ठंडे होने के रूप में, जैसे मैंने बताया, तो इस प्रकार से पृथ्वी की संरचना के रूप में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये भी है कि इससे एक चीज और पता लगती है कि सभी ग्रहों के अंतर्गत जो पदार्थ लगभग समान होते हैं, सभी ग्रहों के निर्माण पदार्थ समान होते हैं। यानी पदार्थ कहने का मतलब ये किस तरह की क्वालिटी से बने हैं, तो एक चीज यहाँ पर सब में कॉमन पाई जाती है कि वो वही पदार्थ सेम ग्रहों के रूप में पाया जाता है। तो हमारे सामने ये सिद्धांत, ये परिकल्पना सही रूप में प्रस्तुत होती है, क्योंकि हम जितने भी ग्रहों की जब भौतिकी संरचना की है, या मान लीजिए जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं या प्राप्त हुए, उसके आधार पर पता लग रहा है कि लगभग सभी ग्रहों की बनावट एक जैसी है पदार्थों के आधार पर। तो ये संकल्पना प्रस्तुत होती है हमारे
सामने। और इस प्रकार से अंतरिक्ष यानों के द्वारा लाए गए आंकड़ों से हमें ये एक चीज और स्पष्ट रूप में होगी, और इस शिकार से ये चीजें हमें पता लग जाती हैं कि भाई ये जो ग्रह हैं उनकी आकृति और साथ में अगर इनके पदार्थ है वो सेम सी से यानी सभी में सेम पाया गया। अब इसके गुण बता दिए। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट में कि इस सिद्धांत ये जो परिकल्पना प्रस्तुत की क्या इसमें कुछ कमी है, यानी आलोचना। तो अब देख रहे हैं लास्ट में हम आलोचना। क्योंकि आपको पता है हर चीज के दो पहलू होते हैं, यानी इस चीज की हम खूबियां तो देख ली कि हाँ सिद्धांत बहुत बढ़िया है, इसकी वजह इसकी संकल्पना को देखें परिकल्पना तो हमें पता लगता है कि हाँ पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। क्या उसमें कुछ कमी है इस सिद्धांत में या कुछ आलोचना है? तो चलो बात करते हैं आलोचना के ऊपर। आलोचना, ठीक है। आलोचना को भी हम पॉइंट के साथ देखेंगे, 1 to 1 पॉइंट। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे कि हम बात करें तो जेम्स यहाँ पर बात जेम्स जीन्स और जेफरी द्वारा प्रतिपादित कल्पना के संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट जो दोष है वो ये है कि दूरदर्शक यंत्रों के द्वारा, यानी जो बड़े बड़े यंत्र होते हैं जिसके द्वारा बहुत दूर तक की चीजों के बारे में हम देख सकते हैं। तो एक तारे से दूसरे तारे के मध्य, ये कह रहे हैं जब दूरदर्शक यंत्र के जरिए हम देखते हैं तो एक तारे से दूसरे तारे, क्योंकि शुरुआत में दो तारे थे यहाँ पर सूर्य और बात करें दूसरा तारा, तो एक तारे और दूसरे तारे के बीच में कहीं लाख प्रकाश वर्ष की दूरी है। एक तारे और दूसरे तारे के बीच में कहीं लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी है, तो सूर्य के पास किसी तारे का आना संभव ही नहीं हो पाता है, और यह परिकल्पना का आधार गलत है। तो लिखें तारों में दूरी लाखों प्रकाश वर्ष है, तो सूर्य के पास आना किसी तारे का गलत धारणा है, गलत धारणा है। पहली आलोचना देखो, मतलब कहने का मतलब है कि आज भी हम जब दूरदर्शक यंत्र के जरिए देखते हैं ना, तो एक तारे से दूसरी तारे के मध्य लाखों प्रकाश वर्ष दूरी है, तो फिर कैसे वो तारे साथ आए होंगे और कैसे वो तारा पास में आके निकल गया? तो यहाँ पर ये धारणा गलत होती है। इस जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना प्रस्तुत की, इसकी पहली आलोचना का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो बात करते हैं दूसरा, इस आलोचना का दूसरा जो पॉइंट है उसके बारे में। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के धरातल पर ज्वार तभी आ सकता है जब लाखों सेल्सियस तापमान उसमें बढ़ोतरी हो जाए। मतलब सूर्य का तापमान है वो लाखों सेल्सियस टेम्परेचर यानी डिग्री सेल्सियस के तौर पर वो अगर गर्म होता है तभी ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा कि इतना सूर्य है वो प्रभाव या गर्म हो सकता है। फिर भी यदि मान लिया जाए कि अगर सूर्य में इतना जोरदार ज्वार उत्पन्न हुआ था, तो इतना तापमान जब हुआ था, तो निश्चय है कि अगर इतनी गर्म चीज अगर कोई होती है तो उससे पदार्थ बिखरता नहीं, उससे पदार्थ है वो फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। जबकि यहाँ पर तो ऐसा नहीं पाया गया है, पदार्थ फैला नहीं, पदार्थ उससे सिर्फ बाहर निकला है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों का दावा है कि सूर्य की इतनी भयंकर गर्मी से अगर ज्वार उत्पन्न हो सकता था, तो ज्वार उत्पन्न होने के बाद वो पदार्थ फैल सकता था, जबकि वो नहीं फैला। तो ये एक संकल्पना के रूप में यहाँ पर बात करें तो इसकी आलोचना होती है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट मैंने आपके सामने रखा ताकि इसकी आलोचना के तौर पे आप समझ पाए। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे विद्वान की मैं बात करूं, रसल, रसल की बात करें, रसल है, पेरिस की है। तो रसल और पेरिस की जो है विद्वान, ये जो कहते हैं, इन्होंने कहा है कि सौर मंडल के ग्रहों के बीच की दूरी इस परिकल्पना से नहीं समझी जाती। यानी
यहाँ पे ग्रहों के बीच की दूरी है वो समान नहीं है ना? तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सौर मंडल के ग्रहों के बीच की दूरी इस परिकल्पना से नहीं समझी जाती है, क्योंकि सूर्य और कुबेर के मध्य की दूरी 3.67 अरब मील है और ये सूर्य के व्यास से कई हजार गुना है। अतः ये दूरी समझ पाने के तौर पर ये परिकल्पना सही उत्तर नहीं दे पा रही है। कहने का मतलब है कि कुबेर और सूर्य के मध्य जो दूरी है वो बाकी ग्रहों के मध्य इतनी नहीं है। यानी कहने का मतलब ग्रहों के बीच की दूरी के बारे में जानकारी देने में यह जो संकल्पना है वह परिपूर्ण नहीं हो रही है, यानी उत्तर नहीं दे पा रही है ग्रहों की दूरी के बीच। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये साहू जी क्या कह रहे थे, आगे बात करें। देखो तीन आलोचना के पॉइंट बता दिए, आगे बात करते हैं हम। ये तो आपने नोट कर लिया होगा क्योंकि थोड़ा नीचे हो रहा है इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तीन तो आलोचना के पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। आगे बात करते हैं आलोचना का नंबर .4। ओके, .4 .4 के रूप में देखते हैं तो .4 यहाँ पर कहा है कि जिस तारे से एक ज्वार उत्पन्न हो सकता है तो बाद में वो तारा कहाँ गया। यानी एक तारे से सूर्य में ज्वार उत्पन्न हो गया और उससे एक अलग ही एनवायरमेंट 4 परिवार का निर्माण हुआ, तो पुनः वो ज्वार क्यों नहीं आया सूर्य में? दोबारा एक बार ही ज्वार क्यों आया, दोबारा क्यों नहीं आया? दूसरा कह रहे हैं कि उतने ज्वार ही क्यों उत्पन्न किया, यानी उस तारे के द्वारा ही ज्वार उत्पन्न क्यों हुआ, क्या कोई और एक्टिविटी नहीं हो सकती थी? नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि दो भुजाएं सूर्य के चारों तरफ उत्पन्न कर सकती है, यानी जब सूर्य के पास तारा आया, ज्वार उत्पन्न हुआ, तो सूर्य के अंदर से पदार्थ निकला, जबकि सूर्य के दो टुकड़े क्यों नहीं हुए? सूर्य के दो टुकड़े क्यों नहीं हुए? सिमरन सिंह, हाँ बिल्कुल सिमरन जी, आपको मैं बताऊं, बिग बैंग थ्योरी की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हमने ज्योग्राफी की क्लास शुरू की है तो आज ये दूसरी क्लास है। तो जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी सिद्धांत 1 to 1 पढ़ाएंगे, ठीक है? तो जमे रहें, बने रहें और आपको आने वाली क्लास के लिए आपके अकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है हम सिस्टम से चल रहे हैं। हम उठ-पटांग नहीं पढ़ाएंगे कि आपको कोई भी एक ऐसा उठा के टॉपिक ले ले के भाई ये समझ लो, नहीं। जब आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आपको फिर उसके उत्तर भी सिस्टमैटिक होने चाहिए, तो इसी अकॉर्डिंग मैं एक-एक सिद्धांत को पढ़ाऊंगा आपके लिए, ठीक है? सर इसको भी पढ़ा दीजिए प्लीज, 15 मार्क्स का है। हाँ हाँ सिमरन जी मैं समझ गया, मुझे पता है, लेकिन एक एक सिद्धांत रोज एक एक बार पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए ये सिद्धांत अभी मैं आपको समझाते आधा घंटा हो गया है, तो ये सिद्धांत जरूरी है और ऐसे आपके लिए भी सिद्धांत आएगा। नहीं, टोटल मैं 5 से 6 सिद्धांत समझाने वाला हूँ पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, जिसमें पहला ये है। ठीक है जी, बिल्कुल सिमरन जी, आपको आपका वो मिलेगा, लेकिन ये जो ज्वारी संकल्पना आपको समझ में आई कि नहीं आई वो मुझे बता दीजिए। आगे बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर दे पाने में जिस प्रकार से कि भाई वो सूर्य में एक ही ज्वार उत्पन्न हो गया तो वो तारा कहाँ गया, सूर्य में दोबारा ज्वार उत्पन्न क्यों नहीं हुआ, या अगर सूर्य के पास इस प्रकार से जब प्रेशर और जो क्या कह सकते हैं ज्वार उत्पन्न हुआ तो सूर्य के अंदर से ज्वार निकला, जबकि सूर्य के विखंडन पे तो हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ? तो इस प्रकार से इन विभिन्न तरह के प्रश्नों का जवाब है वो जेम्स की जो संकल्पना है वो उत्तर नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा में आलोचना का पॉइंट। फिर पांचवा कि इस परिकल्पना के अनुसार मंगल ग्रह के स्थान पर कोई और दूसरा बड़ा ग्रह होना चाहिए था, क्योंकि सिगार वहां मोटी थी, सिगार मोटी थी, तो मंगल ग्रह के समान कोई और भी बड़ा ग्रह होना चाहिए था, क्योंकि एक सिगार जो होती है इस प्रकार से यहाँ पर तो छोटे छोटे ग्रह बन गए, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर एक ऐसी चीज आती है जहां पर दो बड़े ग्रह बनते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भाई मंगल के समान दूसरा भी तो बड़ा ग्रह होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? जब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से ग्रह का निर्माण हुआ है तो दूसरा भी तो ग्रह होना चाहिए था, जो इसका उत्तर ये परिकल्पना नहीं दे पा रहे। तो इस अकॉर्डिंग मैंने टोटल 5 आलोचना के पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत किए जो आपको समझ में आगे होंगे। अब हम बात करते हैं कि लास्ट में मूल्यांकन निष्कर्ष के तौर पर, या हम कहें कि इस सिद्धांत का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है कि उसकी चीजों को हम दोनों तरफ से जानने के बाद, वह तारा किसी दूसरे तारे की ओर जा रहा था सही बात है, वह तारा दूसरे तारे की ओर जा रहा था, तो फिर वहां पे भी तो कोई घटना हुई होगी, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी
नहीं दे पा रहे। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हमने इस सिद्धांत को समझा, सिद्धांत की कमियों को समझा। तो अब यहाँ पर ये है कि इस सिद्धांत में कमियां हैं, लेकिन इस सिद्धांत में कमियों के बावजूद ये सिद्धांत है वो संगत लगता है। गोडवरी मीना, गोदावरी मीना, वेलकम, हेलो जी। यानी इस सिद्धांत कहता है ना कि लाखों बुराया हो लेकिन कि वो अपना है। ऐसा कोई कहता है ना कि लाख बुराई मिले लेकिन हमें तो बस वही चाहिए। तो बस यही सिद्धांत में है कि सिद्धांत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिद्धांत में काफी कमियां हैं, लेकिन एक व्यवहारिक और एक सामान्य जनगण के रूप में कि सिद्धांत को देखा जाए तो इस सिद्धांत में उचितता कुछ संत हैं और इस सिद्धांत को जन सामान्य ने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार से फाइनली अगर कंफ्यूजन क्लियर करके अगर मैं कहूं तो जीन्स के तारे के पास अपने आने की विशेषता वैज्ञानिक गुणों के अकॉर्डिंग तो असंगत है। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का कुछ औचित्य और कुछ मूल्य है या कुछ योग्यता कह सकते हैं कि साधारण व्यक्ति की दृष्टि से वह एक ऐसा गुण बन गया जिसलिए परिकल्पना मान्य हो गई। तो यानी बात करें कि साधारण व्यक्ति के रूप में इस परिकल्पना में गुण है तथा इसे आज मान्य परिकल्पना माना जाता है। ठीक है जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भले ही इसमें कुछ कमियां हो, लेकिन जन सामान्य एक साधारण व्यक्ति के तौर पर अगर देखा जाए तो इस परिकल्पना में कुछ गुण हैं जो व्यक्ति के सामान्य प्रश्नों का उत्तर दे पाती हैं। इस प्रकार से इस सिद्धांत का या इस परिकल्पना का वैल्यू है। ओके जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग सेकेंड पार्ट पृथ्वी की उत्पत्ति की ज्वारीय संकल्पना क्या है। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कि एग्जाम आ रहे हैं तो आपने ये पहले ही पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर आपने ये क्लास दोबारा ली है, अगर आपने ये क्लास ली है और आज ये समझा है तो आपके दिमाग में एकदम से रियलिटिक मूवी की तरह ये घूम रहा होगा कि वास्तव में हाँ ये चीज वास्तव में हुई है और अब आपको सिद्धांत पहले से कहीं गुना स्पष्ट हो गया होगा। बिकॉज आप सभी के योगदान से ये क्लासेस चल रही हैं और हम बात करेंगे इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्लास में सपोर्ट रहा था ऐसा हर क्लास में मिलना चाहिए, तभी ये क्लासेस फटाफट आपको जल्दी मिलेगी और बहुत जल्द इस सिलेबस को पूरा करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। इसी प्रकार से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए और आपके लिए शाम की उपलब्ध होगी क्लास, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड सो मच। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों।